लंबे समय से हम लोग ताओ की यात्रा में चल रहे हैं। ताओ ते चिंग का 41वां सूत्र आज हम लेते हैं। 41 वर्ष, उसको पहले सुनते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाओ से लिखते हैं, A great scholar hears of the Tao and begins diligent practice. A middling scholar hears of the Tao and retains some and loses some. An inferior scholar hears of the Tao and roars with ridicule. Without that laugh, it would not be the Tao. So, there are constructive sayings on this. The way of illumination seems dark. Going forward seems like retreat. The easy way seems hard. True power seems weak. True purity seems tarnished. True clarity seems obscure. The greatest art seems unsophisticated. The greatest love seems indifferent. The greatest wisdom seems childish. The Tao is hidden and nameless. The Tao alone nourishes and brings everything to fulfillment. अर्थात लाओ से लिखते हैं कि एक सर्वोत्तम विद्वान, सर्वोत्तम व्यक्ति जब ताओ के बारे में सुनता है तो वो ताओ में लयबद्ध होने के लिए अनथक प्रयास प्रारंभ करता है। एक औसत विद्वान, एक औसत व्यक्ति जब ताओ के बारे में सुनता है तो कुछ उसकी पकड़ में आता है, कुछ खो जाता है। और एक निम्नतर व्यक्ति या निम्नतर बुद्धि का व्यक्ति जब ताओ के बारे में सुनता है तो वो ताओ का मजाक बनाता है, हंसता है ताओ की बातों पर, और उसकी इस हंसी के बिना ये ताओ ताओ हो ही नहीं सकता। इसलिए इस सारी बात पर कुछ बड़ी सुंदर सृजनात्मक बातें हैं जिन्हें कहा जाता रहा है ताओ के संदर्भ में कि जो आलोकित मार्ग है वो अंधेरे जैसा लगता है और आगे जाना प्रायः पीछे जाने जैसा होता है, और जो सरल मार्ग है वो बड़ा कठिन जान पड़ता है। जो वास्तविक शक्ति है वो कमजोर जान पड़ती है, और जो सच्ची शुद्धता है वो धूमिल दिखाई देती है, और जो सच्ची स्पष्टता है वो छुपी हुई, ढकी हुई जान पड़ती है। और जो सर्वोत्तम कला है वो बिल्कुल गंवार जान पड़ती है।
जो सर्वोत्तम प्रेम है वो उदासीन जैसा लगता है, और जो सर्वोत्तम प्रज्ञा है वो बचकानी लगती है। ताओ प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है, अनाम है, और एक ताओ ही है जो सब कुछ को पोषण देता है और सब कुछ को उनकी पूर्णता की ओर ले जाता है। इसके पहले हिस्से पर हमने पिछली बार बात की थी। सिलसिला है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने पूरा सूत्र लिया है, तो पूरे सूत्र के साथ चलेंगे और लाओ त्से के पसंदीदा वक्तव्यों का इसमें ताना बाना है। विरोधाभासी, पैराडॉक्सिकल जो टर्म्स हैं वो इसमें उपयोग किए गए हैं। लाओ त्से ने सूत्र के प्रारंभ में कहा, पहले उसको एक बार फिर समझें कि जो सर्वोत्तम बुद्धि का व्यक्ति होता है, जब वो ताओ के बारे में सुनता है तो क्या करता है? अनथक प्रयास, ताओ में निमज्जित हो जाने के, डूब जाने के, ताओ की लय में आ जाने के, उस हार्मनी में पहुंच जाने के लिए अनथक प्रयास। जैसे हमको प्यास हो, प्यास गहरी हो, प्यास प्रामाणिक हो, तो हम कहां बैठने वाले? हम तो पानी ढूंढकर ही मानेंगे। प्यास हल्की हो, प्यास हमारी कल्पना में हो, तो हो सकता है हम प्यास को भूल जाएं। लेकिन प्यास अगर प्रामाणिक है तो हम कहां भूलने वाले उसके? आत्मरूपांतरण के 9 सूत्रों पर जब हमने एक श्रृंखला बोली थी, 9 स्टेप्स टू निर्वाणा, तो उसका पहला सूत्र, पहला सोपान ही प्रामाणिक प्यास था, ऑथेंटिक क्वेस्ट। प्यास ही प्रामाणिक ना हुई तो आगे फिर कुछ तो होने वाला नहीं। तो इसी को लाओ त्से अपने ताने बाने में पिरोते हैं। वो कहते हैं कि सर्वोत्तम तो वही है। फिर जो औसत बुद्धि का व्यक्ति है, औसत दर्जे का, जिसकी बहुतायत है, उसको जब ताओ का आमना सामना होगा, यानी कि उस प्रज्ञा का, उस ज्ञान का, तो ऐसा लगेगा कुछ उसकी पकड़ में आया, कुछ उससे छूट गया। ज्यादातर लोग ऐसे ही, ज्यादातर लोग ऐसे ही लोग हर आश्रम में मिल जाएंगे साधना करने में, क्योंकि वो पकड़ने में लगे हैं। पकड़ कर उनको लगता है कि कुछ पकड़ लिया जाएगा, और इसी विरोधाभास को तोड़ने के लिए लाओ त्से आगे जाएंगे। इसीलिए वो आगे का ताना बाना है। हम उस प्रज्ञा को पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते होते तो कब का पकड़ लिया गया होता। और फिर लाओ त्से कहते हैं कि जो निम्नतर बुद्धि का व्यक्ति है, वो तो जो उच्चतर ज्ञान है, प्रज्ञा है, उसका मजाक ही बनाता है। हंसता है उसके ऊपर। और लाओ त्से ये भी कहते हैं कि वो हंसे ना तो वो ताओ ताओ ही ना हुआ। हंसा जा सकता है उसके ऊपर। क्या है ये? क्योंकि निम्नतर बुद्धि के व्यक्ति को कैसे समझ में आएगी कोई बड़ी जटिल और सर्वोत्तम बात? जैसे कोई गधा, कोई सुअर
तुम्हारे सामने हूं, मैं गधा सुअर नहीं कह रहा किसी को, मैं उदाहरण के लिए। तो ताओ की यात्रा में जो ताओ की प्रज्ञा है, ताओ का ज्ञान है, उसके अपने क्या क्या परिणाम होंगे, उनके अपने क्या क्या ढंग होंगे, कैसे कैसे लोगों पर एक तो व्यवस्था ये चलती। निम्नतर बुद्धि का व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा, लाओ से यहां से बात को लाते हैं। वो कहते हैं कि वो हंसेगा, मजाक बनाएगा। तो आमतौर से ऐसे लोगों की ही बहुतायत है। जीवन की गूढ़ बातों पर वो ऐसे ही करेंगे। जैसे हमने गधे जी और सुअर जी की बात करी थी कि आप उनके आगे कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड डिशेज, व्यंजन बना के रख दें तो वो नाराज ही हो गया, उसको क्या फर्क पड़ता है। एक तो आपने मेहनत करी उस सारे डिशेज को बनाने में, उसको तो कुछ और ही पसंद है, तो उसकी निगाह में तो बहुत ही बेकार सी चीज होगी जिसका कोई मतलब नहीं है। तमाम लोग ऐसे ही हैं। उनकी बुद्धि की अपनी सीमा ही ऐसी है कि उनको उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये भी एक ढंग है। लाओ से देखिए, जब भी कोई बात वर्णन कर रहे हैं ताओ में, एक बात ध्यान रखें, वो निंदा के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे कि ऐसा होता है भाई, ये कैटेगरीज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। द्वैत का, ड्युअलिटी का ये जो कार्य व्यापार है वो ऐसे ही आगे चलता है। तो ये जान लोगे तो शांति रहेगी, उलझाव नहीं होगा। अब आगे जो लाओ से लेकर चल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं इसीलिए कुछ सुंदर सृजनात्मक बातें ताओ के बारे में कही जाती हैं, उनको समझें। वो कहते हैं कि द वे ऑफ इल्यूमिनेशन सीम्स डार्क, जो आलोकित मार्ग है वो अंधेरे जैसा जान पड़ता है। आलोकित मार्ग, द वे ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सारी बातें विरोधाभासी आ गई। कबीरदास की उलटबासी वाली जो स्थिति है वो आज के सूत्र में है। उलटबासी कि जब मार्ग आलोकित है तो आलोकित मार्ग अंधेरा जैसा क्यों दिखाई देगा। यहां पर लाओ से उन सारे लोगों को सामने रखकर बात कह रहे हैं जिनका वर्णन वो ऊपर कर आए हैं। निम्नतर बुद्धि का व्यक्ति, औसत बुद्धि का व्यक्ति और सर्वोत्तम बुद्धि का व्यक्ति। सर्वोत्तम बुद्धि का व्यक्ति तो खामोश है, ठहरा हुआ है, वो इन सारी प्रपंच की बातों में नहीं पड़ता क्योंकि वो जीता है, वो आत्मसात करता है। लेकिन इधर जो लोग सब एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, देखेंगे या प्रारंभ से शून्य से यात्रा करेंगे, वो भी संभव है। क्योंकि जो निम्नतर है वो हमेशा निम्नतर ही बना रहेगा, ये आवश्यकता नहीं है। वो भी धीरे धीरे आगे जाएगा, निम्नतर औसत में जाएगा, औसत सर्वोत्तम में जाएगा। काल चक्र का फासला कितना भी हो सकता है वो एक अलग बात है। देर कितनी लगेगी निम्नतर को सर्वोत्तम होने में, लेकिन काल चक्र घूम तो ऐसे ही रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अवलोकन होगा जीवन का वो हमेशा सापेक्ष होगा, रिलेटिव होगा। सत्यों के बारे में जब जीवन की बात की जाती है तो इसलिए ही हम बहुत डेफिनेट टर्म्स में, निश्चित मानकों में बात नहीं करते, क्योंकि वो देखने वाले पर निर्भर करेगा। जैसे आज के वक्त में भी हम देखें जो एक चारों तरफ नैरेटिव वॉर है, अपने अपने आख्यानों और कहानियों का युद्ध है, चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो जो देखना चाहता है वो वही देखता है।
और अगर कोई ताओ की तरह से टोटल विजडम की बात करेगा तो वो लोगों के लिए थोड़ा बेबूझ जान पड़ेगा। आम व्यक्ति की धारणा होती है कि चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड कर दे, ये काला है, ये सफेद है, बात खत्म, ये अच्छा है, ये बुरा है, बात खत्म। जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन में अच्छे में बुरा शामिल हो जाता है, बुरे में अच्छा शामिल हो जाता है, खाई में शिखर की झलक मिल जाती है, शिखर में खाई की झलक मिल जाती है। जीवन तो विरोधाभास की लय पर खड़ा हुआ है, लेकिन औसत और निम्नतर बुद्धि के व्यक्ति की जटिलता ही यही है कि वो सरलता नहीं देख सकता, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड ही करना होता है, उसको बांटना होता है कि भाई ऐसे है ये, इसमें और ज्यादा नहीं हम किसी चीज में पढ़ेंगे। इसीलिए लाओ से कहते हैं कि जो ये वे ऑफ इल्यूमिनेशन है, बोध की ओर बढ़ने का मार्ग है, जो आलोकित मार्ग है, अंधेरे जैसा जान पड़ता है, क्योंकि वो जो आलोक है, जो एक ज्ञान की तरह आलोक हमारे सामने आता है इस यात्रा में, जब समझ ही नहीं पड़ रहा है तो वो ज्ञान, वो आलोक अंधेरे जैसा लगेगा, ज्ञान तो अज्ञान जैसा लगेगा, और जो रोशनी है वो अंधेरे जैसी लगेगी। उस रोशनी से अभी परिचय नहीं है व्यक्ति का। तो आमतौर से क्या होता है, दुर्घटना क्या घटती है, और वो दुर्घटना ही बहुत हमको उलझा कर रख देती है। जो बुद्ध आते हैं हमारे बीच, जो गुरु आते हैं हमारे बीच, वो हमारी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमारी भाषा में हमको समझाने की पूरी कोशिश करी जाए, और उसमें फिर वो और गड्ढमड्ढ होता चला जाता है। हम नहीं समझा सकते। मैंने भी बहुत बोलने की कोशिश की, लेकिन आज के इस मुकाम पर मुझे लगता है जो जैसा है उसको वैसा कह दिया जाए तो शायद वही खींच ले लोगों को। सर्वोत्तम पता नहीं कहां सोया पड़ा हो, कौन जाने। ये बात ही बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर की घटना हमने कई बार सुनाई है, ज्यादातर मित्र जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको भी एक बार सुन लेनी चाहिए वो बात, इसलिए उनको भी स्पष्ट हो कि बातों को कहना कितना कठिन होता है। अगर नहीं देखी है वो चीज किसी ने तो कैसे जानेगा। कहते हैं कि एक जगह सारे लोग अंधे होते थे, तो किसी ने कुछ रंग और कुछ चीजें देखी ही नहीं थी, तो छूकर स्पर्श से पता लगा लेते थे। तो एक बार एक व्यक्ति कहीं गया और उसने, जो अंधा था, उसको खीर खिलाई उसके किसी जानने वाले ने। वो खीर खाकर बहुत स्वादिष्ट लगी उसको, तो उसने पूछा उससे कि क्या चीज है। उसने कहा खीर है। फिर खीर क्या होती है? खीर तो उसने कभी सुनी नहीं थी। उसने कहा खीर दूध, चावल, शक्कर से बनती है, और भी चीजें डाली जाती हैं। तो उसने कहा दूध क्या होता है? बोले दूध होता है। चावल छोटा छोटा सा दाना चावल होता है। फिर कैसे, मतलब चावल, दूध क्या होता है ये सब? उसने कहा देखिए दूध भी सफेद होता है, चावल सफेद होता है, सफेद। अब वो और उलझन में पड़ गया व्यक्ति को। सफेद उसने कभी सुना ही नहीं था, देखा नहीं था। उसने कहा सफेद क्या होता है? उसने कहा सफेद बगुला जैसा होता है। बगुला भी उसने नहीं सुना था कि बगुला क्या होता है। तो उसने कहा बगुला कैसा होता है? अब बात उलझती जा रही थी, तो उसने, जो व्यक्ति था, उसने अपना हाथ ऐसे करके, टेढ़ा करके उसको दिखाया, छू करके देखो, ऐसे छू कर देखो, ऐसे बगुला होता है, ऐसे टेढ़ा, और ये उसकी चोंच होती है। अब वो डर गया हाथ छूने के बाद। कहने भैया हमसे नहीं खाई जाएगी, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, गले में फंस जाएगी। हाथ छूकर देखा उसने। अब अगर जो चीज जिस माध्यम से समझी जा सकती है हम उस माध्यम से नहीं समझेंगे,
और फिर इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो हर चीज टेढ़ी खीर हो जाती है। ताओ भी इसलिए टेढ़ी खीर हो जाता है। तो लाओ से तो सीधी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं, बहुत उलझन में पड़ने वाले नहीं। तो वो सीधी सपाट बात कहते हैं कि भाई वो अंधेरे जैसा ही लगता है, चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि उसका बहुत गुणगान गाएं वो, आलोकित पथ, वे ऑफ इल्यूमिनेशन, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो लोगों को अड़चन हो जाएगी, लोगों को समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति को वो अंधेरे जैसा ही लगता है। ठीक है, तुम चलो, अंधेरे से भी तो लोग चलते ही हैं ना। और जैसे जैसे तुम्हारी आंखें उस अंधेरे से एडजस्ट होंगी, वैसे वैसे ही तुम्हें वो आलोक पकड़ने लगेगा, ट्यून होने लगोगे उससे तुम, और फिर वो आलोक तुम्हारे जीवन का हिस्सा, वो इल्यूमिनेशन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लगेगा। ये सारे सूत्र हैं उस पहली बात के लिए जो लाओ से पहली कह रहे। इसीलिए मैंने आज पूरा पढ़ा था, हालांकि पहले इस पर बात कर चुके थे कि जो सर्वोत्तम बुद्धि का व्यक्ति है वो ताओ को आत्मसात करने के लिए अनथक प्रयास करता है, चलता है। तो अगर हम चलते हैं तो चलते चलते रास्ते बन जाते हैं, चलते चलते हम बहुत सारी चीजों से लयबद्ध हो जाते हैं, चलते चलते न जाने कितने द्वार खुल जाते हैं। अगर हम चलते ही नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं होता। तो अगर हम उस प्रकाश को अंधेरा जैसा भी मानते हैं लेकिन हम चलते हैं, तो वो अंधेरा ही हमको एक दिन मार्गदर्शन देने वाला बन जाता है। जो बैठा रहेगा वो तो बैठा ही रहेगा, तो उसके जीवन में परिवर्तन की संभावना क्षीण होती चली जाएगी। आगे लाओ से कहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सीम्स लाइक रिट्रीट, आगे जाना पीछे जाने जैसा लगता है। अंधेरा और फिर पीछे जाना, आगे जाने का मतलब भी हमारा होता है आगे आगे और आगे। पीछे जाना हम नहीं चाहते। और कई बार जब समझ आनी होती है तो हमारे ऊपर से इतना अतिरिक्त भार हटाना होता है कि हमको लगता है कि मिलना तो कम है, सब खोता चला जा रहा है। पीछे जाने जैसा लगता है। जैसे मान लो किसी ने सिक्के इकट्ठे कर रखे हों, उसको लगता हो हमने कितना धन इकट्ठा कर लिया है, और सिक्के के बाद तुम उसको करेंसी पकड़ाओ। 2 ट्रक सिक्के, 3 ट्रक सिक्के उसने इकट्ठे कर रखे थे, और तुम उसको बस एक सूटकेस में कुछ करेंसी पकड़ा दो, छोटा हो गया। कहां इतना बड़ा कार्य व्यापार था, इतना छोटा सा। तो धक्का लगता है थोड़ा सा, मिला कि खोया। क्योंकि करेंसी और सिक्कों में तो हम बिल्कुल जान चुके हैं कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है, तो हमें परेशानी नहीं होती, हम समझ लेते हैं। लेकिन बृहत्तर घटनाक्रम में जीवन के हम चूंकि उसको नहीं जानते तो हमको बड़ी समस्या होती है। वो आगे जाना पीछे जाने जैसा ही दिखता है, क्योंकि जीवन बहुत सारे व्यर्थ को छांटेगा। और फिर करेंसी को भी जब आप कार्ड में बदल दीजिए तब तो और भी समस्या खड़ी हो जाती है कि अब तो ये बस एक कार्ड लेकर प्लास्टिक का घूम रहे हैं, कुछ है ही नहीं हमारे पास, सारे काम तो कार्ड से हो जाते हैं। और डिजिटल हो जाइए तो कार्ड की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल खाली हो गया। पहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं, जो माउंटेनियरिंग करते हैं, पर्वतारोही, शुरुआत में तो जब बेस कैंप में गए उनके पास ज्यादा सामान होता है, फिर धीरे धीरे सामान कम करना पड़ता है, ज्यादा सामान लेके चढ़ नहीं पड़ता, चढ़ा नहीं जा सकता, सामान कम करना पड़ता है। तो अब वो चढ़ाई का आनंद अलग है, लेकिन कुछ तुम लेकर जाओगे ये तो छूटेगा, वो एक अलग चीज है। तो जीवन में भी जब हम आगे जाते हैं तो वो कभी कभी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे हम पीछे जा रहे हैं। तो तीनों कैटेगरीज याद रखेंगे। इन जब
बातों का लाउड से उपयोग कर रहे तो ऐसा नहीं करें कि वो पीछे जाना है, वो कह रहे ऐसा प्रतीत होता है। अलग अलग बुद्धि के लोगों को वो वैसा प्रतीत होता है, पीछे जा रहे, क्योंकि जो फैलाव था वो सिमट रहा है। अध्यात्म में भी देखिए लोग आते हैं तो ज्ञान बटोरने में लगे रहते हैं, सिद्धियां बटोरने में लगे रहते हैं, अनुभव बटोरने में लगे रहते हैं, और जब वास्तविक अध्यात्म घटता है, वास्तविक ध्यान की यात्रा, समाधि की यात्रा प्रारंभ होती है, तो वो ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है, वो अनुभव भी छोड़ने पड़ते हैं, तमाम हमारी जो मूर्ताएं होती हैं सब छोड़नी पड़ती हैं। तो लगता है हम पीछे जा रहे हैं, हमको मिल क्या रहा है। जैसे मेरे पास कई बार कई लोग आकर, मैं अक्सर उनकी आंखों में देखता हूं, बड़े निराश हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। वो आते हैं अपनी तमाम कामयाबियां लेकर कि उन्होंने क्या क्या झंडे गाड़ दिए हैं अनुभवों के, अपने ज्ञान के, और थोड़ी देर जब उनको साथ में रहते हैं तो उनको वो सारे झंडे बेमानी लगने लगते हैं, अनुभव सारे उनके बेमानी लगने लगते हैं, उनको कोई महत्व तो नहीं दिया जाता, और वो सब उनको लगता है ये तो हम पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं। पीछे जाने जैसा लगता है, बड़ी निराशा पकड़ती है। कुंडली जगा के आए थे, बिल्कुल बैठे हुए थे, और अचानक कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ और काम करो। इतनी बड़ी बात, ज्ञान समझ लिया था, प्रवचन भी देने लग गए थे, गुरु भी बन गए थे, और जब थोड़ी देर उनके ज्ञान को न्यूट्रलाइज किया जाए कि ये ज्ञान, ये शब्द, इन सब का कोई बहुत महत्व नहीं है, निराशा होती है। उनको लगता है कि ये तो कुछ खो गया, हम कुछ पीछे चले गए, आगे जाना था। तो जो वास्तविक आगे जाना है वो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को पीछे जाने जैसा ही लगेगा, क्योंकि उसमें तमाम कुछ व्यर्थ छोड़ देना होगा, तमाम कुछ ऐसा व्यर्थ छूटेगा। और व्यक्ति की समस्या क्या है कि वो व्यर्थ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो वो आगे जाने के लिए भी तैयार नहीं। ये पीछे जाना जो प्रतीत होता है वो जीवन का घटनाक्रम है। जीवन अब धीरे धीरे नैसर्गिक होने की तरफ बढ़ रहा है, निसर्ग की तरफ जा रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत निसर्ग की लय में होने लगता है, उसको लगता है कि बहुत कुछ हम पीछे जा रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए ही देखें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस बात को देखें। तुम्हें अगर अपने स्वास्थ्य के संतुलन के लिए भोजन करना हो तो कितना साधारण और सामान्य भोजन आवश्यक होता है। हमने अपने भोजन को इतना जटिल बना लिया है, भोजन की ही बात अगर करें, और जब तुमको अपने स्वास्थ्य के लिए उसको सामान्य बनाना पड़े तब यही तो लगेगा कि पीछे लौट आए। कहां हम तो जन्नत में पहुंच गए थे और अब हम फिर से नीचे लौट आए, फिर वही सामान्य सी चीजें। लेकिन वो सामान्य चीजें ही तो तुमको पोषण देने वाली थी। तुमने जटिल बनाते बनाते उसको पता नहीं कहां पहुंचा दिया। हाँ, कुछ कलात्मकता, सृजनात्मकता के लिए वो सब आवश्यक है, वो सब है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वस्त्रों की ही बात देखें, भोजन, वस्त्र। वस्त्रों में जब तुम आओगे तो सबसे जो कंफर्टेबल है, सुंदर है, वही तुम्हारे लिए उचित है। अब वो फैशन में क्या है, फैशन से अगर तुम सामान्य उस पर लौटाओ तो पीछे लौटना लगता है ना। और कई बार फैशन करके जब लोग घर आते हैं तो कितनी राहत की सांस लेते हैं। सब अपना जटिल जो मसला होता है फैशन का सब उतार उतार के रख के चैन की सांस लेते हैं घर में। इसलिए तो अच्छा लगता है लोगों को कि पीछे लौट गए, जो आगे जा रहे थे वो पीछे, क्योंकि अब विश्राम पूर्ण होंगे, अब रिलैक्स होंगे,
लेकिन ये वस्त्रों की योजना तो सामान्य रूप से भी हो सकती है, लेकिन सामान्य अगर ढंग से हम डालें तो लोग लगेगा हम पीछे जा रहे हैं। पीछे नहीं जा रहे, हम तो आगे ही जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन को ज्यादा यूजर फ्रेंडली, ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी बात की देखिए सफलता क्या होती है, किसी भी बात की सफलता ये होती है कि वो कितनी सरल हो गई। जीवन जब बहुत सरल हो जाए तभी वो सर्वोत्तम जीवन हुआ। कोई बात जब सरलतम ढंग से कही जा सके तभी वो सर्वोत्तम कहने की शैली हुई। नहीं तो जटिल ढंग से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। जटिल बात को, जटिलतम बात को जब सरलतम ढंग से कह दिया जाए तो वो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है। लेकिन लोगों को मजा नहीं आता सरलतम ढंग से कहने में। उनको लगता है कि ये कहा तो क्या कहा। तो कई लोग जो नौसिखिए होते हैं और लिखना या कहना शुरू करते हैं तो वो इतना उसको जटिल बनाते हैं, इतनी सजावट करते हैं, इतना डेकोरेट करते हैं कि वो जलेबी के अंदर जलेबी के अंदर जलेबी बनती चली जाती है। आप सुनोगे तो अच्छा तो लगेगा, समझ में कुछ ना पड़ेगा। कई लोग हैं, मैं कुछ लोगों को पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ, पूरा सुन लो पढ़ लो, उसके बाद समझ में नहीं आता है कहना क्या चाह रहे। लेकिन अगर वो सारी सजावट खींच लो तो लगता है हम तो पीछे लौट गए, तो बड़ी साधारण सी बात हो गई, अब तो ये कोई महान रचना रह नहीं गई। तो तुमको महान रचना रचनी थी कि अपनी बात कहनी थी? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि तुम्हारी बात संप्रेषित हो, पहुंचे। बात कहने का उद्देश्य ही है कि बात संप्रेषित हो, अन्यथा उसका तो कोई मतलब नहीं। तो चीजें सरल होती जाएंगी और जब भी सरल होती जाएंगी तो लगेंगी कि वो पीछे लौट रही है। वास्तव में पीछे लौटता कुछ भी नहीं है। जीवन हमेशा आगे और आगे जाता है। जीवन हमेशा आगे और आगे ही जा रहा है। और फिर लाओ से वही विरोधाभास को ही अलग अलग एंगल से लेके चलते हैं कि जो सरल है वो जटिल जान पड़ता है और जो वास्तविक शक्ति है वो कमजोरी जैसी जान पड़ती है। जो सरल है वो जटिल जान पड़ता है। सीधी राह पे चलना बहुत टेढ़ा काम है। टेढ़ी राह पर चलना तो हो जाता है, लेकिन सीधी राह पर कोई चले ये बहुत टेढ़ा काम है। इसीलिए सरल जटिल जैसा जान पड़ता है। जब भी कोई बहुत सरल व्यक्ति हो तो वो भी लोगों को जटिल जान पड़ेगा। जटिल लोग इतने जटिलत्व को उपलब्ध हो चुके होते हैं कि सारे लोग उसी जटिलत्व में अटके हुए, तो कोई भी उसमें अजूबा नहीं लगता। और ऐसे जटिल लोगों के बीच में तुम अगर सरल हो जाओ तो तुम सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हो, क्योंकि तुम अजनबी जैसे लगोगे। लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये नॉर्मल नहीं लगता, ये कोई षड्यंत्र, कोई साजिश होगी, ये सामान्य कैसे हो सकता है। ये सरलता जरूर कुछ इसमें षड्यंत्र होगा। ये सब जटिलता दिखाई देने लगेगी क्योंकि हम जटिल को देखने के इतने आदी हो गए हैं जीवन में। हम ध्यान भी नहीं जाता हमारा कि हम कैसे पूरे जीवन को जटिल बनाकर चल रहे हैं, उलझा कर चल रहे हैं, कैसी कैसी बातों में उलझा कर चले, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सेस हमने पैदा कर लिए हैं। कई लोग तो अपने कॉम्प्लेक्सेस इन सबके बिना जी ही नहीं पाते। बड़ी सोचने की बात है। कई बात तुम देखो, लोग कहते कि मैं जीवन में चाहता हूं कि समस्याएं ना हो, लेकिन अगर उनको तुम थोड़ा सा झकझोर कर पूछो या ऐसे लोग कभी अपने को पूछें तो क्या वो सचमुच में चाहते हैं कि समस्या ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक जीवन शैली बन गई है कि समस्याओं के बिना वो जी ही नहीं सकते।
इसलिए जो तरीका बनता है वो क्या बनता है, एक समस्या को हल करो और दूसरी पैदा कर लो। समस्या रहित जीवन, समस्याएं भी कैसी कैसी। तो जटिलता जीवन का एक हिस्सा बन गई है। सूचनाएं जटिल हैं, भावनाएं जटिल हैं, सब कुछ। तो ऐसे में जो सरलता है वो कठिनाई की तरह, कठिन की तरह, जटिल की तरह लोगों को जान पड़ती। जब भी कोई, अगर अध्यात्म में भी तुम सीधा सपाट कोई ज्ञान, कोई बात, कोई मार्गदर्शन लोगों के सामने रख दो, वो लोगों को बहुत कठिन लगता है। अक्सर मुझसे ही लोग हर दूसरे तीसरे दिन जब सामान्य मिलना जुलना रहता है, लोग आते हैं तो कह ही देते हैं, नहीं ये बातें तो बहुत कठिन हैं, आपकी बातें तो बड़ी ऊंची कक्षा वाले लोगों की। और मैं कभी कभी सोचता रहता हूं कि इससे सरल और क्या कहा जा सकता है। अब उनको लगता है क्योंकि वो समझ में नहीं पड़ी, तो समझ में पढ़ने की बात अलग है, वो उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि मजा चला जाता है। अगर कोई बात तुम्हें आसानी से समझ में आए तो तुमको मजा चला जाता है चीजों का। और अस्तित्व में तो तुमको अमूल्य से अमूल्य चीजें इतनी सरल ढंग से दी हैं कि कठिन होती ही नहीं। जैसे सांस लेना, ले रहे हो सांस, कितना सरल है। कितने लीटर ऑक्सीजन रोज ले लेते हो पता है? नहीं पता। फिर कोई पेंडेमिक आ जाता है, वो कहता है नहीं मास्क लगाओ, फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करो, ऑक्सीजन ठीक ठीक जा रही तुम्हारी कि नहीं, और ऑक्सीजन कम हो जाए तो उस सरल चीज की जटिलता फिर देखो। आज तक तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि रोज अस्तित्व हमको कितनी ऑक्सीजन दे देता है, और हमारा ये बॉडी माइंड, हमारा शरीर मन कितनी आसानी से सांसों को चला देता है। लेकिन फिर वो सांसें लेना कितना जटिल मामला हो जाता है। कितने ताम झाम, यंत्र, मास्क, सिलेंडर, और भी फिर आगे तो वेंटिलेटर तक सब चीजें चली जाती हैं। हो गई कठिनाई, छोटी सी चीज में हो गई कठिनाई। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो तमाम समस्याएं आती हैं ना, वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम जटिलता की तरफ, कठिनाई की तरफ ऐसे भाग रहे होते हैं कि अस्तित्व फिर छोटी छोटी चीजों को कठिन बना देता है ताकि हम और तमाम चीजों को सरल बना सकें। जैसे अगर तुम्हारे जीने को ही संकट में डाल दिया जाए तो फिर तुम तमाम चीजें बड़ी सरलता से देखने लगते हो, फिर कठिनाई नहीं होती। इसीलिए बीमारी से निकलने के बाद, आईसीयू से निकलने के बाद सारे लोग करीब करीब ज्ञानी हो चुके होते हैं। ये सूरज की रोशनी, ये लोगों की चहल पहल, ये सामान्य जीवन का सारा रंग ढंग कितना कितना दैवीय लगता है। रोज था, हमेशा था, लेकिन हमको तो कुछ जटिल चाहिए था, हमको तो कुछ और कठिन चाहिए था, तो हमने कभी देखा नहीं। वही हमारा लव्ड वन, वही हमारा प्रियजन रोज हमारे सामने था, हमारे लिए बेकार था, हम कहीं और भाग रहे थे। और फिर जब हम निकल रहे होते हैं इंटेंसिव केयर से, तो वो स्पर्श भी अमूल्य हो जाता है। फिर जब अपने घर लौट के आते हैं तो वो घर भी बिल्कुल स्वर्गिक हो जाता है। मनुष्य क्यों कठिन बनाए चीजों को? सरलता को देखने की दृष्टि ही ताओ है, और ताओ का जो आंतरिक ढांचा है वही मनुष्य के लिए समाधान है। चाहे वो उसके इल्यूमिनेशन के लिए हो, चाहे वो उसके स्वास्थ्य के लिए हो, शरीर का हो या मन का। इन बातों को समझे बिना स्वस्थ होना संभव नहीं है। सच्ची शक्ति कमजोर जैसी लगती है, और जो सच्ची शुद्धता है वो धूमिल जैसी जान पड़ती है। सच्ची शक्ति कमजोरी जैसी लगती है क्योंकि सच्ची शक्ति बहुत सरल होती है।
बहुत सरल होते। शक्ति को दिखाना और शक्ति की तलाश में दौड़ना, इससे ज्यादा कमजोर व्यक्ति और कोई नहीं होता। उससे शक्तिशाली दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसने शक्ति की तलाश बंद कर दी। जो शक्ति के पीछे नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। लाओ से अक्सर यही बात कहते थे। वो कहते थे मुझे कोई कभी पराजित नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। जीतना नहीं चाहा, पराजित कोई कैसे करता। इस बहते हुए पानी को देखें जो हमें दिखाई देता है हमारे निसर्ग, कितना सरल और तरल है। उसकी शक्ति, कभी वो अपने तटबंध छोड़कर निकल जाए तो उसकी शक्ति देखिए, वो शक्ति सन्निहित है उसमें। मनुष्य के भीतर भी ऐसी ही शक्ति सन्निहित है, सरलता में। इस सरलता के तटबंध जब टूटते हैं तो बहुत बड़ा विध्वंस खड़ा हो जाता। हमने तलवार के जोर पर धर्म खड़े किए, हमने तमाम युद्ध, रणनीति, कूटनीति से तमाम किस्म की सत्ताएं, व्यवस्थाएं बनाई, धर्म भी बनाए, और उन सब चीजों ने जटिल लोगों का निर्माण किया और जटिल लोग कभी शक्ति को रिटेन नहीं कर पाए, उसको बचा के नहीं रख पाए। इसीलिए तमाम सभ्यताएं बनती रहीं और मिटती रहीं। भारत जीवित रह गया इसलिए क्योंकि यहां की हवाओं में सरलता के सूत्र थे। शक्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है कि वो कमजोरी जैसी लगती है। इसीलिए एक पहले अवधारणा बन गई थी कि जो साधु सन्यासी होते थे वो लोगों को बड़े कमजोर जैसे जान पड़ते थे। फिर बाद में कुछ लोग आए, उनको लगा कि नहीं, साधु सन्यासियों को योद्धा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, उनको वॉरियर होना पड़ेगा। देखिए, युद्ध लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, युद्ध एक अलग मसला है। लेकिन भारत में हम जिन्हें साधु सन्यासी करके देखते रहे वो सरल लोग थे जो अपनी आंतरिक शक्ति में, जो अपनी आंतरिक शक्ति की व्यवस्था में ठहरे हुए थे। और ये सब संक्रामक होता है, इन्फेक्शियस होता है। कुछ सरल लोग, अपनी शांति में ठहरे हुए लोग जब कहीं पर होते हैं तो वे क्रिटिकल मास ऑफ कॉन्शियसनेस पैदा होता है जो शांति को फैलाता चला जाता है। उस शांति के दायरे में कोई अशांत व्यक्ति भी प्रवेश करता है तो वो भी शांत होने लगता है, युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। कई बार लोगों को लगता है कि जब बुद्ध ने अहिंसा की बात की तो वो तो क्षत्रिय थे, क्यों नहीं उन्होंने तलवार उठा ली। आज अगर सोशल मीडिया और ऐसे सब तमाम चीजों की छानबीन करो तो वहां मार काट, युद्ध, उन्माद, ऐसे ही बातें सुनने को मिलेंगी। लगता है कि सर्वाइवल के लिए, व्यक्ति के जीवित बने रहने के लिए सब बहुत आवश्यक है। लेकिन जो शक्ति है प्रेम की और शांति की, उसकी बात नहीं करता कोई। और जो समाज, सभ्यताएं बची रही हैं वो उस सटल, डेलिकेट पावर के आधार पर ही, जो शांति की, प्रेम की, प्रसन्नता की, संस्वरता की शक्तियां रही, उन पर ही बची रही। तलवारों और युद्ध वाली शक्तियां नष्ट होती चली गई। तो इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि जो वास्तविक शक्ति है वो कमजोरी जैसी जान पड़ती है, कमजोरी जैसी नहीं है, तो क्रिटिकल मास है। अशांत लोग अशांत लोगों का निर्माण कर देते हैं, शांत लोग शांत लोगों का निर्माण कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं जो सच्ची शुद्धता है
वो अशुद्धता जैसी जान पड़ती। इसी को सामने रखने के लिए आगे की जो एक दो पंक्तियां हैं, भारत ने एक परंपरा निर्मित की, अघोर मार्ग, परंपरा निर्मित की, अघोर साधना। अब उसके तमाम, आजकल जब ढूंढने निकलोगे तो उसके तमाम तरीके मिल जाएंगे, तमाम बातें मिल जाएंगी। वो उसकी मूल आत्मा नहीं है। मूल आत्मा बहुत छोटी सी है, और भारत के लोगों ने जब भी कोई काम किया, कोई परंपरा भी डाली, तो ये भाषा भी इतनी समृद्ध है कि एक शब्द में वो सारी बात कह दी, फिर आगे तो उसका विस्तार ही होना। अघोर मार्ग अर्थात जो घोर नहीं है, जो सरल है। तो यहां पर उन साधकों को लोग कहते रहे अघोरी। अघोरी का मतलब था जो सरल है, शिशुवत है। अब अघोरियों के नाम पर क्या पैदा हुआ? एक जोकर और मूर्खता का सम्मिश्रण। आजकल अगर अघोरी कहीं दिख जाए तो उनको, तो वो लगेगा कि एक मूर्खता और जो मूर्ख और जोकर के बीच का कोई या उसका सम्मिश्रण कुछ है, वो बन गया है। अजीब सी वेशभूषा और अजीब सा तामझाम और अजीब सी बेवकूफी की बातें, तो लोग उसे वितृष्णा में चढ़ने, ये क्या तमाशा है, ये कुछ है, ये कोई साधना है। और शुरुआत कहां से हुई थी? अघोर मार्ग ने, जिसने ये बताया कि घोर नहीं, जीवन सरल है, अघोर है। जीवन में सब कुछ शुद्ध है, यहां कुछ भी अशुद्ध नहीं है। जिसको लाओ से कह रहे हैं कि शुद्ध भी अशुद्ध जैसी जान पड़ती है। यहां सब कुछ शुद्ध है, तो सब कुछ शुद्ध रहने के लिए जो प्रारंभिक प्रणेता थे इस मार्ग के, उन्होंने शमशानों को चुना साधना के लिए, अपने ऊपर राख लपेट ली, कैसे भी पात्र में भोजन, यहां तक कि जो खोपड़ी है उसी को पात्र बना लिया। शमशान में खोपड़ी मिली, उसको साफ किया, धुला, उसको पात्र बना लिया, उसी में भोजन कर लिया। तो ऐसे तमाम किस्से कहानियां पैदा हो गई, दंत कथाएं पैदा हो गई कि अघोरी तो चिता का मांस खाते हैं, जलती हुई चीजें खाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते, तमाम दंत कथाएं विकसित हो गई। मूल बात थी वो जो बड़े ही सुंदर और बड़े ही सर्वोत्तम और बड़े प्रतिभाशाली जो साधक और सिद्ध लोग थे, वो समाज में वितृष्णा को समाप्त करना चाहते थे। वो समाज में जो लोगों के अंदर जुगुप्सा, घृणा है, उसको समाप्त करना चाहते थे। शुद्ध अशुद्ध का जो वातावरण लोगों के ऊपर हावी हो चुका था, वो हटाना चाहते थे। वो कहते थे सब कुछ शुद्ध है। शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई अपनी काल्पनिक शुद्धि लाओगे। तो अघोरियों के तो निराले ढंग थे, वो तो शिव की आराधना कर रहे हैं और शिवलिंग के ऊपर ही पेशाब कर रहे हैं। वो कहते थे यही हमारा आचमन है, वो गंगा जल चढ़ा रहे हैं और वो खड़े होकर शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर। कई बड़े बड़े गुरुओं के ऐसे किस्से हैं अघोरियों के। लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज है। अब ये मैं समझता हूं वो उनका एक बहुत ही कोड फॉर्म था बताने का कि यह शुद्ध और अशुद्ध का कोई विभाजन ऐसा जटिल ना पैदा करो। जीवन व्यापक है, शुद्धियां अशुद्धियों में खो जाती हैं, अशुद्धियां शुद्धियों में खो जाती हैं। जीवन की सरलता में जीना ही सबसे बड़ी शुद्धि है। अपनी शांति, अपनी समस्वरता में डूबना ही सबसे बड़ी शक्ति है, ये बताना चाहते थे। तो इन साधकों के नाम पर इतनी कपोल कल्पित कहानियां, दंत कथाएं बनी कि आज आप उनके बारे में ठीक ठीक कुछ जानते हैं। शमशान में बैठा हुआ साधक, जहां पर लोगों को भय लगता है, जहां पर मृत्यु के सारे वातावरण से लोग भयभीत होते हैं, वहां पर एक व्यक्ति अविचलित बैठा हुआ है, शांत है। उसकी शांति की शक्ति देखिए, प्रचंड शक्ति, कमजोरी जैसी नहीं।
कभी कभी उदाहरण तुमने अगर देखा हो ऐसा घटनाक्रम, तो तुम देख पाओगे कि अगर ऐसे दुख के वातावरण में जहां पर लोग ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, आघात में हैं, और एक व्यक्ति अपनी शांति में बैठा हुआ है, उसकी शांति की तरंग ही इतनी संक्रामक और व्यापक होती है कि बाकी लोगों को भी शांत कर देती है। इससे बड़ी शक्ति और क्या चाहिए? तो शक्ति दुर्लभ है, रेयर है। और इसी चीज को उठाकर बुद्ध ने भी प्रयोग किया था, और ये भारतीय परंपरा में था कि उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शमशान में बैठे रहने दो, कुछ लोगों को, ताकि जब लोग दुख में अपने टूटे हृदय के साथ आते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर उनकी निगाह पड़ती है, आंखें टकराती हैं जो शांति के आलोक से भरा हुआ है, तो उनका दुख कम होगा, उनको शांति भी घेरेगी, उनको शांति भी पकड़ेगी। बुद्ध ने भी यही किया, उन्होंने उठाया नए ढंग से। वो भी कहते थे कि जो भिक्षु हैं उनको शमशानों में जाना चाहिए। बुद्ध ने अपने साधकों को शमशानों में भेजा और ये भी प्रस्ताव दिया कि विवाह जैसे समारोह हो रहे उनमें भी जाएं, कुछ भिक्षु उपस्थित हो। अब ये दोनों बातें देखिए, एक तरफ शमशान, एक तो शमशान में भेजने की बात है, विवाह समारोह। अब विवाह समारोह में देखिए क्या है, उत्तेजना व्याप्त है, धन का प्रदर्शन व्याप्त है, लोगों के अंदर अजीब अजीब से विक्षिप्तता है। विवाहों में, विवाह समारोहों में जाइए, देखिए दुनिया भर का जितना भी कार्य व्यापार है, अजीबो गरीब, सब मिल जाएगा वहां पर। धन का प्रदर्शन है, मूर्खताओं का प्रदर्शन है, कर्मकांडों की एक विक्षिप्तता है, तमाम कुछ, और लोग अपनी पता नहीं किस झक में शामिल है। खास तौर से सारे वातावरण में एक खास किस्म का फीवर है, प्रदर्शन का, एग्जिबिशनिज्म का। और ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर हो, ऐसे कुछ लोग हों जो सामान्य हैं, साधारण हैं, और इतने प्रसन्न हैं कि शांत हैं कि उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं, तो ये धक्का लगता है, उस शक्ति का एक धक्का लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये बैंड बाजा बारात इस सबसे खुश होने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ लोग उस प्रसन्नता में जड़ें जमा चुके हैं, तो उनकी उपस्थिति बहुत व्यापक प्रभाव डाल देती। वो शक्ति यूं तो कमजोरी जैसी लगती है, लेकिन वो कमजोरी ही बहुत व्यापक प्रभाव डालती है। तो एक ये बात, और फिर कहते हैं लाओ से कि जो सच्ची स्पष्टता है वो भी कुछ ढकी हुई, छुपी हुई सी लगती है, अस्पष्ट सी लगती है, और जो सर्वोत्तम कला है वो भी बड़ी रॉ, गवारू जैसी जान पड़ती है। इन सब चीजों को भी हमको बहुत ही सामान्य ढंग से समझ ले, क्योंकि बात आपको समझ में आ चुकी कि यहां पर वो पैराडॉक्स का यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो सच्ची स्पष्टता है वो भी अस्पष्ट जैसी लगती है, ऑब्स्क्योर जैसी लगती है। हम लोग अस्पष्टताओं के आदी हो चुके हैं, तो अगर कुछ बहुत स्पष्ट हो तो हमको सबसे ज्यादा समस्या उसी में होती है, वो हमको बड़ा दबा ढका सा जान पड़ता है। और जो सर्वोत्तम कलाएं हैं, सर्वोत्तम कला है वो रॉ, अनसोफिस्टिकेटेड जान पड़ती। सोफिस्टिकेशन धीरे धीरे कला की हत्या कर देता है। लाओ त्से का जो सारा काम है वो है प्रकृति की लय में रहना, निसर्ग की लय में। और आज हम इस चीज को अच्छे से जान चुके हैं
कि निसर्ग की लय में रहना ही सर्वोत्तम जीवन शैली। तो वो चीजें उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकती हैं। हम बहुत सोफिस्टिकेटेड बनाने में चीजों को विध्वंसक बना देते हैं। हम उस विध्वंस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा कम सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा कम पॉलिश्ड, जैसे हम अपने दाल चावल भी खाते हैं तो अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिक हम खा रहे, अनपॉलिश्ड। तो अनपॉलिश्ड, अनसोफिस्टिकेटेड हो गया। पहले का जमाना था तो लोगों को लगता था कि नहीं, पॉलिश्ड होना चाहिए। ये कौन सी गरीबी आ गई कि हम वो सीधे खेत से आया और अनपॉलिश्ड खा ले, तो चमकता हुआ सब होना चाहिए था। तो जो तमाम चमचमाती हुई चीजें होती हैं वो हमारे जीवन शैली को एक अलग से विध्वंस की तरफ ले जाती हैं। आज हम देख रहे हैं, अगर आर्किटेक्चर है जो हमारे आसपास का, हमने उसको भी इतना सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश की कि ये ग्लास, ये सब चीजें लगाना, और सब आज हम रिसर्चर्स में जान चुके हैं कि जितने ग्लास हमने यूज किए हैं, जो बड़ी बड़ी चमचमाती हुई बिल्डिंग्स हमको दिखाई देती हैं, वो किस तरह से जो हमारे वातावरण को हीटअप कर रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको किस तरह बढ़ा रही हैं। वो अब सब हम जान रहे हैं। तो थोड़ा सा उस आर्किटेक्चर को भी हमें प्रकृति की तरफ लौटाना होगा, नेचर की तरफ लौटाना होगा। उसी में मनुष्य की देखा जाए सिद्धि है, और उसी में उसके शरीर, मन का और पूरे जीवन का स्वास्थ्य है। कला का कोई भी रूप हो, वो जीवन की जड़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो कला जीवन की जड़ों से कट जाए, उस कला का कोई मूल्य नहीं है। किसी भी कला का अंतिम मूल्य यही है कि वो जीवन से जुड़े और जीवन को विकसित करने में हमारी सहायता करे। तो उसमें कुछ ना कुछ ये अनसोफिस्टिकेटेडनेस जो है वो आएगी, लाओ त्से कहते हैं। और अब जो बात वो कहते हैं वो और भी मजेदार है। वो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट लव सीम्स इनडिफरेंट, द ग्रेटेस्ट विजडम सीम्स चाइल्डिश। जो सर्वोत्तम महानतम प्रेम है वो उदासीन जैसा जान पड़ता है, और जो महानतम प्रज्ञा है, सर्वोत्तम प्रज्ञा है, वो बचकानी, चाइल्डिश जान पड़ती है। प्रेम हमको बहुत फीवरिश चाहिए होता है, बहुत ही एग्जिबिशनिस्ट लव चाहिए होता है हमको। और जितना ये प्रदर्शन वाला प्रेम है वो विज्ञापन वाले प्रेम से ज्यादा नहीं होता। लाओ त्से कहते हैं कि सर्वोत्तम प्रेम तो उदासीन होता है, इनडिफरेंट। जैसे ये पूरी प्रकृति इनडिफरेंट है। हम कहते हैं ना, जैसे अगर दर्शन में हम बात कहें कि परमात्मा प्रेम है, तो प्रेम का सारा प्रदर्शन क्या है? परमात्मा को इनडिफरेंट है। परमात्मा को अगर हम देखें तो उदासीन जान पड़ता है, कौन सा हमारा ध्यान रखता है। लेकिन लोगों ने जब इसको कहा कि परमात्मा प्रेम है, तो यही उनकी अंतर्दृष्टि रही उसमें कि वो निरपेक्ष ढंग से काम करता है। उसका जो प्रेम है अस्तित्व का, टोटलिटी का, समग्रता का, वो दिखाई नहीं देगा लेकिन है। जीवन हमको संभालता है, अस्तित्व हमको संभालता है, लेकिन हमको दिखाई कहां देता। सर्वोत्तम प्रेम इसलिए उदासीन जैसा जान पड़ता है, और जो निम्नतर प्रेम होता है वो बिल्कुल जैसे पूरे शहर में होर्डिंग लग गए हों उस तरह का हो जाता है। तो निम्नतर प्रेम तो लोगों को दिखाई देता है कि हाँ प्रेम है, प्रेम का प्रदर्शन है, प्रेम की बातें हैं, प्रेम का पूरा तामझाम है।
सर्वोत्तम प्रेम इनडिफरेंट है। देखने में लगता है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो इतनी इतनी हार्मनी में, इतनी अलाइनमेंट में है कि ध्यान दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा शरीर का ही उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये संरचना जो आई हमारे सामने, अस्तित्व ने सारा ज्ञान इसके हर भंगिमा में डाल दिया, हर व्यवस्था में डाल दिया। शरीर की एक एक कोशिका अपने एक दूसरे के साथ अनन्यतम प्रेम में है, लेकिन वो प्रेम कहीं दिखाई नहीं देगा, उदासीन, पूछते भी नहीं कभी हाल चाल कि इधर की चल उधर से पूछ ले कि और भैया सब ठीक चल रहा है, तुम्हारे यहां कैसा चल रहा है, नहीं पूछती, अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर हैं। जीवन में जब सर्वोत्तम प्रेम आता है तो बिना किसी व्यवस्था, वार्तालाप, बिना किसी आयोजन के वो संभालता है, सहजता है, जैसे एक एक कोशिका, एक एक सेल इस शरीर की पूरे जीवन को संभालती है। प्रेम जीवन को ही विकास देता है। अगर प्रेम जीवन को ही विकसित ना करे तो प्रेम काहे का? प्रेम है तो जीवन ही विकसित होना चाहिए, और अगर प्रेम जीवन को ही कम कर दे तो प्रेम नहीं रहा। इसलिए सर्वोत्तम प्रेम लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता। लंबे अरसे से मैं लोगों से बात कर रहा हूं और सब चीजें चलती रहती हैं। मुझे बीच बीच में अक्सर कई लोगों ने मुझे दोनों तरह की बातें बोली हैं। कई लोग आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं आपके पास तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम को। और एक तबका वो भी है जो गाहे बगाए मुझको ये भी कहता रहता है कि प्रेम नाम की चीज तो आपके पास है नहीं। मैं दोनों बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि प्रेम से लोग जो मतलब जानना चाहते हैं ना, वो नहीं मिलेगा। प्रेम से कि तुमको पूछा जाए, प्रेम का एक कोई फैलाव बनाया जाए, प्रेम प्रदर्शन में नहीं है। प्रेम है एक संवेदनशीलता की चरम अवस्था जो बस सहज प्रत्युत्तर और सहज संवाद करती है, सहज ढंग से बहती है। वो इतनी चैतन्य और इतनी प्रज्ञापूर्ण है वो व्यवस्था कि उसका रिस्पॉन्स, उसकी जो प्रत्युत्तर की घटना है वो चलती ही रहती है। इसलिए वो दिखाई नहीं देगी। दिखाई नहीं देगी तो उदासीन जैसी लगेगी। सर्वोत्तम प्रेम में, निम्नतर प्रेम में तो व्यक्ति बार बार प्रदर्शन करेगा, दिखाएगा। निम्नतर प्रेम के तमाम आयोजन होंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ प्रेम है। और ऐसे प्रेम अपने समाज में, घर परिवार में देखे बिजली के स्विच की तरह ऑन ऑफ होते हैं। अभी अभी प्रेम की नदी बह रही थी और अचानक स्विच दबा, सूखा आ गया नदी में। और अभी लग रहा था बस बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, और एक स्विच दबा, नदी सूख गई। सर्वोत्तम प्रेम में कोई दावेदारी नहीं। सर्वोत्तम ज्ञान बचकाना लगता है, चाइल्डिश लगता है, जैसा कि लाओ से कहे। चाइल्डिश किन लोगों को लगता है? जो देखने वाले हैं उनको, परसीव कर रहे हैं उनको। क्योंकि सर्वोत्तम ज्ञान जब होगा तो इतना सीधा, सपाट, सरल होगा, इतना सुलझा हुआ होगा कि लोग लगे ये कोई बात हुई। सर्वोत्तम ज्ञान देखिए वही होता है जब तुम उसको सुनो और तुमको लगे कि हाँ ये तो मैं भी जानता, ये तो मैं भी समझ रहा था, ये तो बिल्कुल सही ऐसा ही है। जैसे कहते हैं कि सर्वोत्तम गायक वो होता है जब वो गाए और तुमको लगे हाँ ऐसे तो मैं भी गा सकता हूं। सर्वोत्तम गीतकार वही होता है जब वो कोई इतना अच्छा गीत लिखे कि जब तुम उसको सुनो, पढ़ो, तो तुमको लगे ऐसे तो मैं भी लिख सकता हूं। ये तो क्योंकि इतने सरल ढंग से उसने लिखा है। लेकिन कोई जटिल गीत, कोई जटिल श्लोक हो तो तुम
सिर पकड़ के बैठ चुके तो नहीं ये तो हम नहीं लिख पाएंगे, ये कठिन है। पहले के देखिए लिटरेचर में भी यही चीज थी ना, ये भी विकास क्रम की अवस्था है। पहले का साहित्य वो होता था, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी भाषा का हो, कितना कठिन लिखा है। एक पन्ना पढ़ने में जब आपको 20 बार डिक्शनरी उठानी पड़े तो साहित्य था। अब धीरे धीरे व्यवस्था बदल गई, तो अब समझ में लोगों को यह आ गया कि श्रेष्ठ साहित्य वो है जो सीधे हृदय में उतर जाए। ऐसे लिखो बहता चला जाए, गीत ऐसा हो जो बिल्कुल दिल में उतर जाए। तो जब भी तुम ये कह पाओ कि बिल्कुल बिल्कुल यही तो मैं भी जानता हूं, तो वो सर्वोत्तम ज्ञान हुआ। और निम्नतर ज्ञान क्या हुआ? जब तुम पूरा ज्ञान पढ़ो या सुनो, उसके बाद तुम्हारा सिर चकरा जाए, तुम्हारी आंखें पलट जाए, उसके बाद निकलो कहो बाप रे बहुते टेढ़ी खीर है, बहुते टेढ़ी खीर है, हमसे नहीं होगी। इसी टाइम लगेगा। अभी कोई आज की बात है, कोर्स करो, पढ़ाई करो, टाइम लगाओ, वक्त लगेगा, फिर धीरे धीरे करके होगा, तो एकदम से थोड़ी हो जाएगा। तो सर्वोत्तम ज्ञान लाओ से इसीलिए कहते हो थोड़ा बच्चों जैसा लगता है, चाइल्डिश, मजा नहीं आता। सुना ठीक है, ऐसा तो हम भी बोल देते, ऐसा तो हम भी कह देते। कभी तुम ध्यान दो, वो बुद्ध, वो गुरु जो सबसे जीवन को रूपांतरण करने वाली बातें हमारे बीच कह के गए होंगे या कह रहे होंगे, उनको जब तुम सुनोगे तो तुमको लगेगा ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूं। जब तुम बोलने पे आओगे तो तुम्हें लगेगा नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से तो बोलना बहुत आसान है, सरल ढंग से बोलना सबसे कठिन। तो थोड़ा बचकाना, आम निम्नतर दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो चाइल्डिश लगेगा, ये क्या बात है, लेकिन वही सर्वोत्तम ज्ञान है। सर्वोत्तम प्रेम वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, निर्विकल्प, बेशर्त, कोई दावेदारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन है तो उदासीन जैसा ही होगा, दिखावा होगा तो तुम्हें पकड़ में आएगा। तो इसलिए लाओ से कहते हैं कि द ताओ इज हिडन एंड नेमलेस। इसलिए जो ताओ है ये छुपा हुआ रहता है, अनाम रहता है, और यही एक ताओ ही है जो सब कुछ को पोषण देता है और सब कुछ को पूर्णता की ओर ले जाता है। लाओ से फिर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में यहां पर आ जाते हैं, अनाम और उसकी जो रहस्यमयता उसमें चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इसीलिए ताओ ऐसा है, छुपा रहता है, जाहिर नहीं होता। जो स्रोत है वो कहां जाहिर होता है, जीवन की समग्रता है वो कहां प्रकट होती है, छुपी है। काम सारा हो रहा है और सब कुछ को वही ताओ पोषण देता है और सब कुछ को अपनी पूर्णता की तरफ ले जाता है। जीवन की जो भी अनन्यतम संभावनाएं हैं वो हमेशा छुपी हुई होती है, जीवन को पोषण वही देती है। जीवन के जो श्रेष्ठतम गुण हैं, अगर ताओ को हम उस गुणों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो सारे गुण भी छुपे हुए होते हैं, लेकिन जीवन को पोषण देते हैं। जीवन के गहनतम गुणों में से जैसे मैं बस 4 गुणों को ही सबसे प्रमुखता से रख देता हूं, शांति हो, प्रसन्नता हो, प्रेम हो, समस्वरता हो, ये कहां दिखते हैं। इसीलिए आज जिस प्रेम की बात लाओ से ने की, मैं उसी प्रेम की बात करता हूं। इसीलिए प्रेम को मैंने इसमें जोड़ा है इन 4 मौलिक गुणों में। उदासीन है, इंडिफरेंट है, दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता, लेकिन वो संवेदनशीलता की चरम स्थिति। लेकिन यही 4 गुण तुमको पोषण देते हैं, पूरे जीवन को पोषण देते हैं। ये 4 तो उदाहरण है, लाओ से तो उस और विराट रहस्य की बात कर रहे हैं, और पूरे जीवन को परिपूर्णता की तरफ ले जाने वाला बनता है। ये ताओ पूरे जीवन को परिपूर्णता की तरफ ले जाने वाला बनता है। अनाम रहकर, कोई नाम नहीं, नाम क्या देना, नाम देने से कुछ बनता नहीं, नाम देने से
जीवन में सीमाएं खड़ी होती हैं। नाम देने से संप्रदाय बनते हैं। नाम सारी समस्या की जड़ है, इसीलिए लाओ से नाम नहीं देते। जैसे वो ताओ को बार बार चिल्ला चिल्ला कर नेमलेस नेमलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको किसी दर्शन में न बांध दिया जाए। भारत में भी हमने कहा, जैसे हमने कहा ये अद्वैत है, ये वेदांत है, लेकिन लोगों ने उसको बांध दिया फ्रेम में। नाम तो दे ही दिया। जब नाम दे दिया तब क्या हो गया? ये अद्वैतवादी संत हैं, ये वेदांती हैं, हो गए, कैटेगराइज हो गए, फ्रेम आ गया। जबकि सारे शब्द बड़े खूबसूरत थे। वेदांत, एंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की समाप्ति, जिसके लाओ से बात कर रहे हैं कि वो सर्वोत्तम ज्ञान बच्चों जैसा हो गया, वो वेदांत हो गया। जब ज्ञान समाप्त हो गया, एंड ऑफ नॉलेज, तुम बिल्कुल निष्कलुष निर्दोष शिशुवत हो गए, तब तुम वेदांत में उतरे। लेकिन वेदांत और वेदांती लोगों को मिल लो तो इतने सिर पटकने वाले लोग होते हैं, उनका ज्ञान सुन के तो तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाते हैं। तो अक्सर लोगों को लगता है कि बड़ा कठिन मामला है, कि तुम शास्त्र पढ़ो फिर ज्ञान पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ने पे इतना जोर क्यों है? क्योंकि फिर इकट्ठा होगा ना ज्ञान, फिर कैटेगराइज होगा, फिर उसका नाम होगा। लाओ से ने इसलिए कोई किताब नहीं लिखी, कोई शास्त्र नहीं, ये भी बड़े संकोच से, बड़ी हेजिटेशन से लिखी किताब। शास्त्रों पे जोर देने वाले लोग ज्ञान को कैटेगराइज करेंगे, हर चीज को कैटेगराइज करेंगे। तो लाओ से ने इसलिए शुरुआत से लेकर यहां तक और आगे भी बार बार नेमलेस नेमलेस। सुनने की बात है, कई बार इरिटेशन भी हो सकता है पाठक को, उसको लिए पहले तो बता दिया ना नेमलेस, बार बार नेमलेस क्यों कहते हो? क्योंकि लाओ से इंसान को जानते हैं कि तुरंत नाम देगा, वो फिर कहेगा ताओ, ताओ प्रकट हो गया है मेरे ऊपर। तो बार बार कहते हैं कि ताओ नेमलेस है, यानी कि ताओ जो है ये इशारा है, पॉइंटर है, लाइक ड्यू ड्रॉप, ओस की बूंद पत्ते पर ठहरी है, बस रोशनी आई नहीं और ओस की बूंद गायब हुई। फिर क्या ताओ, क्या ताऊ, क्या खाओ, क्या खाओ, सब खत्म। तो ये कहना भी मुश्किल हो जाएगा कि अब मैंने ताओ को आत्मसात कर लिया। तो लाओ से ही अगर मिलोगे कभी, मान लो जी मिलना हो जाता, तो लाओ से पूछता क्या ताओ? तो ताओ जैसी कोई चीज नहीं है। तो तभी अभी तो ताओ ताओ कह के कान हमारे पका दिए। तो तब लाओ से कहेगा कि हमने तो हर बार ये भी कहा कि ताओ इज नेमलेस, अनाम है, कोई नाम नहीं, ये केवल इशारे कर रहे हैं, पॉइंटर। लेकिन इशारे करने की दुर्घटना यह है कि अगर किसी को उंगली से इशारा करो तो लोग उंगली ही चबा लेते हैं। मैं इसीलिए इशारे नहीं करता, पता नहीं कब कौन उंगली चबा ले। तो लाओ से भी ऐसे लोगों से बड़े सावधान रहते हैं, थोड़ा संभल कर अपनी बात रखते हैं। तो बार बार इसीलिए वो इसको रिपीट कर देते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।